हेलो एवरीवन। सो आज हम 2 आर्टिकल्स पे चर्चा करेंगे। दोनों ही अच्छे आर्टिकल हैं। एक तो अभी जो ट्रम्प की गाज़ा युद्ध नीति जो युद्ध विराम जो योजना थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम दूसरे पे जो चर्चा करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अ, ये वो दूसरा आर्टिकल है जिसमें हम भारत की अदालतों के बारे में बात करेंगे। जो वैकल्पिक विवाद समाधान है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। सो हम 2 आर्टिकल्स पे चर्चा करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स है, फैक्ट्स है। सो हम पहले आर्टिकल पे चर्चा करते हैं, राइट। तो जैसा कि आप देख ही रहेंगे, गाज़ा की जो ट्रम्प ने प्रपोज़ की है, जो गाज़ा युद्ध विराम योजना है, उसमें जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, उसमें क्या कहा गया है, कैसे राइट, इसको किसने लिखा है तो आप ये भी जान लीजिए। टी एस तिरुमूर्ति ने लिखा है, जो राजदूत थे, पहले कहाँ के थे, संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में ये पहले राजदूत थे जिन्होंने ये आर्टिकल्स लिखा है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कहानी देख लेते हैं क्या चल रहा है। सो इसराइल पर हमास के हमले की दूसरी वर्षगांठ यानी 7 अक्टूबर 2023 को ये हमला हुआ था। फर्स्ट बार जब पैलेस्टाइन के कुछ आतंकवादियों ने इसराइल पर अटैक किया था, राइट। तो वो 7 अक्टूबर की डेट थी। अब से कुछ समय पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध विराम के लिए अपनी 20 सूत्री योजना का अनावरण किया है, राइट। अभी 20 सूत्री योजना का क्या किया है, अनावरण किया है। और हालांकि धमकी भी दी है कि उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा सोमवार से पहले तक। अब देखिए क्या होता है। सो हमास ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन संकेत दिया है कि उसे योजना के कुछ हिस्सों पर फिर से बातचीत करनी होगी। इससे कबूतरों के बीच दिल्ली पैदा हो गई है। सॉरी, इससे कबूतरों के बीच बिल्ली पैदा हो गई है, यानी कि बहुत सारे कबूतरों के बीच जैसे एक बिल्ली आ जाती है। सो इन्होंने ये बेसिकली एक उदाहरण यूज़ किया है। श्री ट्रंप ने इसे पश्चिम एशिया में शांति लाने के अवसर के रूप में देखा है, जबकि इसराइल हमास की स्वीकृति से जुड़ी शर्तों से नाखुश है। इस योजना की प्रगति पर संदेह इस साल जनवरी में हुआ, जो उसे देखते हुए समझ में आता है, जब अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा बातचीत की गई युद्ध विराम, जिसे विस्तृत, क्रमबद्ध और दोनों पक्षों द्वारा सहमति दी गई थी, राइट। आगे बढ़ते हैं। सहमति दी गई थी को पहले कदम के बाद इसराइल द्वारा एक तरफा रूप से फाड़ दिया गया था। यानी कि एक बार पहले भी ऐसा प्रपोजल हुआ था, लेकिन इसराइल ने उसे उस डॉक्यूमेंट्स को फाड़ दिया था। लेकिन इस बार श्री ट्रंप सहित सभी प्रमुख खिलाड़ी इस योजना को गाजा में शांति के आखिरी मौके के रूप में सफल बनाना चाहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में क्या है ये, संक्षेप में इन 20 बिंदुओं में वह सब कुछ शामिल है जो अमेरिका निकट भविष्य में गाजा में देखना चाहता है। यानी कि ये अमेरिका के हिसाब से है, न कि फिलिस्तीन के हिसाब से, राइट। फिलिस्तीन को इन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। बेसिकली अमेरिका जो चाहता है वही इसमें है। सो और नहीं, फिलिस्तीन राज्य उसमें से एक नहीं है। यह योजना ज़्यादा से ज़्यादा गाजा युद्ध को समाप्त करने और फिलिस्तीनियों के लिए उनकी नष्ट हो चुकी ज़मीन पर समान स्थिति लाने के इरादों का एक बयान है, राइट। इनका कहना है कि वो एक बयान है। और सबसे बुरी बात यह है कि यह आत्मसमर्पण का एक जरिया है, यानी कि इससे क्या होगा कि फिलिस्तीन जो हमास है वो आत्मसमर्पण कर देगा। एकमात्र समय सीमा को छोड़कर जहां युद्ध विराम के 72 घंटों के भीतर हमास द्वारा इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, बाकी सभी चीज़ें को रोड मैप बनाने के लिए विस्तार से बताया जाना चाहिए, फिलिस्तीनी पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। इसका विवरण स्पष्ट किया गया है। बंधकों यानी 72 घंटों के भीतर रिहाई, हमास यानी कि हमास का निशस्त्रीकरण होना चाहिए और गाजा छोड़ देना चाहिए। फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी कि सुधार हो सकता है या विनाश हो सकता है। गाजा का शासन यानी कि श्री ट्रंप की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड के तहत कट्टरपंथ विरोधी सैन्यीकरण और टेक्नोक्रेट शासन हो सकता है। और सुरक्षा यानी कि गाजा में अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता बल। हालांकि इसराइल दायित्वों यानी कि लड़ाई कब बंद होगी, क्षेत्र यानी कि इसराइल के पास कितना और कब तक रहेगा ये क्षेत्र, राइट। और इसराइल रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ की भविष्य की भूमिका, गाजा से वापसी के लिए कोई समय सीमा के बारे में कुछ विवरण नहीं दिए गए हैं। बेशक योजना पश्चिमी तट पर चुप है। पश्चिमी तट यानी कि जो गाजा स्ट्रिप है उसके बारे में भी ये चुप है, राइट। इसमें उसके बारे में नहीं कहा गया है। अब तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफा जैसा मामला कुछ हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है। यह योजना फिलिस्तीनियों की युद्ध थकान का फायदा उठाने और हमास पर दबाव बनाने के लिए बनाई गई है, राइट। कोई इसकी विषय वस्तु से सहमत हो या ना हो, इसमें सुरक्षा, आर्थिक विकास, शासन और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से जुड़े पहलू शामिल हैं। गाजा के जातीय सफाई की संभावना को खारिज कर दिया गया है। अगर जनादेश स्पष्ट और क्षेत्रीय हो
और इसमें शामिल अन्य पक्ष प्रतिबद्ध भूमिका निभाएं तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल एक सकारात्मक कारक हो सकता है। इस विसैन्यीकृत गाजा और एक निशस्त्र या निरस्त्र और कट्टरपंथ मुक्त हमास के साथ इजराइल अपनी सुरक्षा प्राप्त कर लेगा। बेसिकली ये इसराइल के हिसाब से कैसे उसको मोल्ड किया गया है ये दर्शाता है, राइट। दुर्भाग्य से समय सीमा और अनुक्रम पर स्पष्टता की कमी इस रूपरेखा को गाजा से इजराइल की वापसी और सामान्य स्थिति बहाल करने के विश्वसनीय मार्ग के बजाय केवल असंबद्ध इरादों का एक बयान बनाकर रख दी। देखिए ये एक आर्टिकल है, राइट। इसे किसी इंडिविजुअल ने लिखा है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने लिखा है और वो अपनी राय व्यक्त कर रहा है, विचार व्यक्त कर रहा है, राइट। तो इसमें उसकी राय ही आपको देखने को मिलती है कि वो कैसे आने वाली सिचुएशंस को देखता है, राइट। यह पूर्ण युद्ध विराम समझौता भी नहीं है, क्योंकि इस योजना के तहत कार्यान्वयन के साथ साथ लड़ाई भी जारी रह सकती है। यही वह बात है जिस पर हमास को गंभीर आपत्ति है। यह कमजोरी घातक हो सकती है यदि अमेरिका और प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियां इसराइल के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाती। यही कारण है कि ट्रंप इसराइल से गाजा पर बमबारी रोकने का आह्वान महत्वपूर्ण है। बेशक ऐसा नहीं है कि इसराइल ने अभी या पहले अमेरिका की बात सुनी हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी इजरायली बंधकों की रिहाई पर रहा है, चाहे वे जीवित हों या मृत, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें रिहा करने के लिए भारी घरेलू दबाव में हैं, यानी कि उनके ऊपर बहुत सारा घरेलू दबाव होगा, राइट। सो युद्ध विराम के 72 घंटों के भीतर ऐसा हो जाने पर फिलिस्तीनियों के भाग्य के एकमात्र निर्धारण अमेरिका और इसराइल ही रह जाएंगे। अगर फिलिस्तीन ऐसा मान लेता है तो फिर एकमात्र अमेरिका और इसराइल ही उसके भविष्य का जो निर्धारण करने वाले हो जाएंगे, जो संयोगवश अब वास्तविकता बन गया है। शर्तों को पूरा करने की दिशा में फिलिस्तीनियों की हर प्रगति या कमी का फैसला इन्हीं दोनों द्वारा किया जाएगा। कोई निगरानी तंत्र नहीं है, यानी कि दो ही देश हैं, कोई निगरानी तंत्र नहीं है, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है जो इसको मैनेज करता हो। इसके अलावा इजरायली बंधकों के बदले 250 फिलिस्तीनी आजीवन कारावास और 1700 अधिक फिलिस्तीनियों के बंदी की रिहाई स्वागत योग्य है। यानी कि ये उनको 70 देंगे जो बंधक बनाए हैं, वो भी इजराइल भी कुछ फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा, जिसमें 250 जो फिलिस्तीनी आजीवन कारावास में हैं और 1700 जो बंदी बनाए गए हैं। लेकिन फिलिस्तीनियों को अपनी इच्छानुसार गिरफ्तार करने, कैद करने और रिहा करने की इजराइल की घूमती हुई नीति के कारण योजना में इस शर्त का जमीनी स्तर पर कोई व्यवहारिक महत्व नहीं हो सकता है। इस समीकरण को समझाने के लिए 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल ने सिर्फ पश्चिमी तट पर ही कम से कम 18,000 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। हमास और फिलिस्तीनियों पर बोझ बढ़ता जा रहा है, कैसे, वो हम आगे देखते हैं। उपरोक्त को देखते हुए योजना युद्ध रोकने का भार हमास और फिलिस्तीनियों पर डालकर गाजा में इजराइल द्वारा की जा रही योजना ये रोजाना की हत्याओं के लिए उस पर पड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करती है। अगर क्योंकि इसका मतलब ये है कि चूंकि इन्होंने बोल दिया कि आप 72 घंटों के अंदर ऐसा करो, अगर फिलिस्तीन या हमास ऐसा नहीं करता तो फिर ये कहा जाएगा कि वो अपने पापों के लिए खुद ही उत्तरदायी है, राइट। सो अगर वे इसे लागू नहीं करते हैं तो गाजा में इसराइल की निरंतर उपस्थिति वैध हो जाएगी और उसके लगातार हमले उचित ठहराए जाएंगे, राइट। जब श्री नेतन्याहू ने घोषणा की कि आईडीएफ यानी कि उनकी जो सेना है गाजा में रहेगी, तो गाजा से बाहर निकलने का निर्णय इसराइल को सौंपना एक बेतुकी कदम है, राइट। बेटुकी कदम है। इसका एंटीथीसिस हो सकता है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि आप बाहर जाएंगे, फिर आपके ऊपर निर्णय भी है कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो सर ये एक विरोधाभासी है। सो प्रभावी रूप से ये योजना शांति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल बोर्ड के माध्यम से शासन और सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखती है। यह एक संभावित अस्थायी व्यवस्था हो सकती है बशर्ते क्षेत्रीय देश प्रतिबद्ध रहें और जहां आवश्यक हो इजरायली उल्लंघनों को रोकने के लिए अमेरिका पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने में संकोच न करें। अब गाजा युद्ध में खाड़ी देशों की भागीदारी न्यूनतम रही है, यानी कि खाड़ी देश उसमें भाग तो ले नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने ईरान और उसके सहयोगियों को खतरे को कम करने को प्राथमिकता दी है, जिसमें इसराइल ने उसकी मदद की। वे क्षेत्र में अपने व्यापक हितों यानी अब्राहम समझौते, जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, अमेरिका के साथ अपने सैन्य संबंधों और सीरिया के साथ नए सौहार्द को एक मायावी द्विराष्ट्र समाधान की वेदी पर दांव लगाने के लिए समान रूप से इच्छुक हैं, राइट। तो ये एक जो खाड़ी देश है उनके लिए भी नेगेटिव पॉइंट्स हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। गाजा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में आने के बाद यह योजना भविष्य में किसी संभावित सुधारित फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भूमिका को छोड़कर चुनावों या प्रतिनिधि शासन संरचना के लिए कोई मार्ग नहीं दिखाती है। विडंबना यह है कि 2006 में कब्जे वाले क्षेत्रों में हुए
पिछले विधायी चुनावों में हमास ने जीत हासिल की थी, जिसने 44.45% वोट शेयर और 132 में से 74 सीटें हासिल की थीं, जबकि फतह ने 41.43 वोट शेयर और 45 सीटें जीती थीं। इसके कारण फिलिस्तीनी नेतृत्व में विभाजन हुआ और अंततः गाजा और पश्चिमी तट के बीच संबंध टूट गए। अब इस योजना में फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों वाली एक तकनीकी समिति की परिकल्पना की गई है, जिसका नगरपालिका क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय शासन और एक सुरक्षा ढांचे के तहत राइट काम करेगा, जो सीधे ट्रंप के अधीन होगा, यानी कि ट्रंप बीच में कूद गए हैं। हमास गाजा के शासन से हटकर एक फिलिस्तीनी तकनीकी समिति बनाने पर सहमत हुआ था, लेकिन इस योजना के तहत फिलिस्तीनियों का अपने भविष्य पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। यानी कि भविष्य उनका है, लेकिन उनके भविष्य पर उनका नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि इसराइल और अमेरिका का होगा। हमास ने इसे अस्वीकार बताया है। हमास ने कह दिया कि हम स्वीकार नहीं करेंगे और कहा है कि शासन का निर्णय व्यापक फिलिस्तीनी आम सहमति से लिया जाना चाहिए, जिसमें हमास भी भाग लेगा। तो ठीक ही है, उसका कहना भी ठीक है, लेकिन वो मानेंगे नहीं। एक नया रिवेरा प्लान क्या है? स्वयंभू का मतलब अपने आप में जो संप्रभु। स्वयंभू ट्रंप बेसिकली उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आर्थिक योजना संभवतः गाजा के समुद्री तट पर रिवेरा बनाने और आधुनिक चमत्कारिक शहर बनाने के विचार का ही एक पुनरावृत्ति है, ताकि गाजा में 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियों को गरीबी से बाहर निकाला जा सके, जबकि पश्चिमी तट में हजारों लोगों को उनके शहरों, भूमि और आजीविका से उखाड़ दिया जा रहा है और गरीबी की ओर धकेला जा रहा है। ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। पहले किसी ने तर्क दिया था कि फिलिस्तीनी राज्य के लिए बातचीत में प्रक्रिया आमतौर पर ठोस तथ्यों पर भारी पड़ती है। इस बार योजना में आत्मनिर्णय के एकाध संदर्भ के अलावा कोई प्रक्रिया भी नहीं है, जो कि अमेरिका और इसराइल दोनों जानते हैं कि यह इतना दूर का बिंदु है कि शायद कभी हासिल ना हो। श्री नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य को कभी ना देने की शपथ ली है। उनके अति दक्षिणपंथी सहयोगियों ने इस साल पश्चिमी तट पर कब्जा करने की शपथ ली है। इसलिए पश्चिमी तट यानी गाजा स्ट्रिप की बात हो रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह योजना अंतर्राष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों या फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए 1967 की सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हालिया फैसले पर आधारित नहीं है। वास्तव में यह विपरीत दिशा में जाती हुई दिख रही है या जा रही है। राइट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैरा है इस का। नतीजन बंधकों की अदला बदली के बाद युद्ध विराम कितने समय तक चलेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका और खाड़ी देश इसराइल को आगे के हमलों के लिए रोकने के लिए पूंजी खर्च करेंगे। राइट। फिलिस्तीनी राज्य का बड़ा सवाल दरकिनार कर दिया गया है, जैसा कि बार बार होता रहा है। पश्चिमी तट पर तेजी से बदलती जमीनी हकीकत, जिसमें इजरायली बस्तियों का निर्माण और फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल करना शामिल है, अब पाठ्यक्रम से बाहर हो गया है। राइट। ये तो होना ही था जैसा हो रहा है। राइट। आई होप गाइस ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, इनकी क्या व्यूज़ हैं। अब इतने बड़े पोस्ट पे रह चुके हैं, तो सीधी सी बात है कि कुछ व्यूज़ में तो दम होगा ही। हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। राइट। ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, यानी कि भारत से संबंधित है, जो हमारा जो एडीआर प्रोसेस है, इसमें क्या क्या प्रश्न शामिल होंगे पहले वो देख लीजिए। वैकल्पिक विवाद समाधान क्या है और भारत में यह कैसे काम करता है। काफ़ी विवादों में रहता है, चूँकि न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला है। विवादों को सुलझाने में कितना समय लगता है, दूसरा सवाल होगा। कौन से कानूनी प्रावधान वैकल्पिक विवाद समाधान यानी कि एडीआर और उसकी प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं, तीसरा सवाल। ये प्रावधान देरी और अदालती लंबित मामलों को प्रभावी ढंग से कैसे निपटा सकते हैं, चौथा सवाल। किन राज्यों में लंबित मामलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये पाँचवा सवाल इसका आर्टिकल में है, जो आपको आगे उनके उत्तर आपको मिलेंगे। राइट। इसेंस है, इसका सार है। सार हम पढ़ने के बाद आपको एक बार फिर से समझा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विधि एवं न्याय मंत्री ने हाल ही में भारत सरकार के सभ्यतागत लोकाचार में निहित कानूनी सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। किसने की है? विधि एवं न्याय मंत्री ने। राइट। पंच परमेश्वर के सिद्धांत का हवाला देते हुए, जो विवाद समाधान में सामूहिक सहमति के सिद्धांत को मूर्त रूप देता है। पंच परमेश्वर तो आप जानते ही होंगे, जो लोग ज़्यादातर गांवों में पहले प्रचलित होता था। अर्जुन राम मेघवाल ने वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर तंत्र को मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यहाँ पर रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 भारत की न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण चुनौतियों को उजागर करती है, विशेष रूप से पहुँच, देरी और जवाबदेही सहित। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी कि डीजे के अनुसार भारत में लंबित मामलों की कुल संख्या इतनी है, यानी कितनी है? 2.5 सैकड़ा
अरे करीब 4 करोड़ के आसपास है, 4,57,96,239 है, राइट। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 81,000 है, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 81,000 मामले लंबित हैं। टोटल देखोगे तो करीब 4 करोड़ और करीब 60 लाख के आसपास, राइट। सो और उच्च न्यायालयों में लगभग 62 लाख है। उच्च न्यायालयों में 62 लाख है, करीब 63 लाख है, राइट। और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो 81,000, ये करेंट डेटा है जो आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एडीआर का संवैधानिक आधार क्या है? सो एडीआर का संवैधानिक आधार क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो भारत में एडीआर का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 39A में निहित है। 39A आप जानते होंगे कि ये जो है डीपीएसपी से संबंधित है, जो कि भारत को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का अधिकार देता है। 39A आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विभिन्न एडीआर प्रक्रियाओं जैसे मध्यस्थता, सुलह मध्यस्थता और न्यायिक समाधान अदालत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स में भी ऐसे सवाल आते रहे हैं और हो सकता है आने की उम्मीद भी हो। प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए इन्हें कानून में शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 2021 में संशोधित हुआ था, के तहत चोरी, आपराधिक अतिचार और व्यभिचार जैसे दीवानी और शमनीय अपराधों का निपटारा क्रमशः एक बाध्यकारी पंचायत या प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है। व्यभिचार तो आप जानते ही होंगे कि अगर आप वाइफ हैं या आप हस्बैंड हैं और आपकी एक वाइफ है, यदि आप अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं तो ये व्यभिचार का मामला बनता है, राइट। मध्यस्थता अधिनियम 2021 में भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना का भी उल्लेख है, जो मध्यस्थता समझौतों को कानून समर्थन प्रदान करती है। ये इसका संवैधानिक आधार है। कानून में विवाद समाधान के लिए अधिकतम 180 दिन, अधिकतम कितनी 180 दिन की अवधि निर्धारित की गई है, जिससे त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा। अधिकतम अवधि कितनी है? 180 दिन। यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़्यादातर ऐसे ही सवाल पूछते हैं। कई मौक़ों पर ऐसे समाधान के बाद भी अगर कोई पक्ष असंतुष्ट है तो वह मध्यस्थता के 2 सत्रों के बाद प्रक्रिया से बाहर निकल सकता है। यानी कि जो कोई भी असंतुष्ट है वह मध्यस्थता के 2 सत्र यानी कि 2 सत्र के बाद वह प्रक्रिया से बाहर निकल सकता है। दीवानी और वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए मुकदमे पूर्व मध्यस्थता से न केवल लंबित मामलों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक स्तर पर मेलजोल बढ़ाकर पारस्परिक संबंधों को भी मजबूत किया जा सकेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं कि लोक अदालतें कैसे काम करती हैं। लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 यानी कि नालसा आपने सुना होगा, राइट, के अनुच्छेद 39A से प्रेरित होकर संचालित होती हैं। स्थायी लोक अदालत अधिनियम की धारा 22B के अनुसार के अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत और ई लोक अदालत के प्रावधान न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक हैं, बशर्ते ऐसी व्यवस्था के बारे में जागरूकता प्रभावी और व्यापक हो। बस बात यही है कि लोग जागरूक नहीं हैं, राइट। भारत में पहली लोक अदालत 1999 में गुजरात में आयोजित की गई थी, राइट। लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके निर्णय अंतिम होते हैं और अपील की कोई संभावना नहीं होती। यानी कि पहली अदालत इनके जो निर्णय होते हैं अंतिम होते हैं, अपील नहीं होती। इसका मतलब यही नहीं कि इन अदालतों की शक्तियाँ निरंकुश हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन अदालतों की शक्तियों पर कोई अंकुशता नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अपील ना करने का एक कारण यह है कि अदालतें मुकदमेबाजी से पहले ही विवादों का निपटारा कर देती हैं। किसी भी संभावित निरंकुशता को रोकने के लिए यह प्रावधान है कि असंतुष्ट पक्ष अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। यदि आप असंतुष्ट हैं तो बेशक आप अदालत में जा सकते हैं। एडीआर को मजबूत करना क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी एक सवाल है। ये अब सवाल बेसिकली मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि यूपीएससी मेंस में ऐसे सवाल पूछ सकता है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के अनुसार मध्यस्थता सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम है, जहां विचारों के आदान प्रदान और सूचना के प्रवाह के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को संवैधानिक मूल्य के अनुरूप लाया जाता है। मध्यस्थता के दौरान अमूल्य चर्चाओं के माध्यम से प्राप्त समाधान व्यक्तियों और समूहों को उनकी शर्तों पर उनकी समझ में आने वाली भाषा में सच्चा न्याय सुनिश्चित करते हैं और उनकी भावनाओं को रक्षा करने का एक मंच प्रदान करते हैं। यानी कि यहाँ से आपको इम्पोर्टेंस वाला जो भूमिका वाले जो पॉइंट्स हैं यहाँ से मिल सकते हैं, राइट। यहाँ से पॉइंट्स मिल सकते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्यों इनको महत्व दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट लंबित मामलों के मामले में अंतर्राज्यीय असमानताओं को भी उजागर करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में क्रमशः 33% और 21% रिक्तियों की दर है।
उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल के न्यायाधीशों पर 4000 से ज़्यादा मुकदमों का बोझ है। राइट, 3 राज्य हैं जहाँ पे 4000 से ज़्यादा मुकदमों का बोझ है। उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में सबसे बड़ी संख्या के मामले में 10 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं। यानी कि 10 वर्षों से भी अधिक यानी कि अगर आप आज कोई केस फाइल करते हैं तो वो 10 साल बाद आपको न्याय मिलेगा। सो एनजेडीजी लंबित मामलों और उनके निपटारे पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करता है। राइट, जिससे राज्यों और न्यायालयों में न्यायिक प्रणाली के प्रदर्शन का एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि ये इस आर्टिकल का लास्ट पैरा है। भारत न्याय रिपोर्ट राज्यों को न्यायिक प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है, जिसमें लंबित मामलों की संख्या तथा न्यायालय के बुनियादी ढांचे और न्यायाधीश की उपलब्धता जैसे अन्य कारक शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लंबित मामलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए त्वरित निपटारे की तत्काल आवश्यकता है और प्रभावी प्रति व्यक्ति न्याय प्रदान करने के लिए एडीआर को मजबूत करना जरूरी है। यानी कि आपने देख लिया कि एडीआर का क्या महत्व है। राइट, एडीआर का महत्व क्या है। इसको किसने लिखा है? सीपी श्रीवास्तव ने लिखा है, जो कि दिल्ली स्थित सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन गवर्नेंस के अध्यक्ष भी हैं, तो अच्छी खासी पदवी में हैं। तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि इसका एसेंस समझा देते हैं हम आपको, बस 2 ही पॉइंट्स है इसमें। तो एडीआर का पूरा मामला, जैसा कि भारत की न्याय प्रणाली में पहुंच, देरी और जवाबदेही सहित कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां 4.5 करोड़ से ज़्यादा अधिक मामले लंबित हैं तथा उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में रिक्तियों की दर बहुत ज़्यादा है और कार्यभार भी बहुत अधिक बढ़ गया है। अंतर्राज्यीय असमानताओं को दूर करने, अदालत में लंबित मामलों को कम करने तथा मुकदमे पूर्व समाधान, मध्यस्थता और लोक अदालत के निर्णयों की अंतिमता के माध्यम से सच्चा न्याय सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि इसकी इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रही है, तो उम्मीद है कि ऐसे सवाल परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं। सो आई होप गाइस समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।